जय हिंद साथियों। आज की क्लास में देखिए हड़प्पा सभ्यता का ये दूसरा पार्ट हम लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम आपको हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पार्ट सिखाने वाले हैं और इसी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। आपको पिछले पार्ट में पहला पार्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण स्थल खंड था जहाँ से हड़प्पा सभ्यता का कुछ न कुछ प्रमाण कुछ न कुछ साक्ष्य मिला है उसके बारे में हमने आपको समझाए थे और आज की क्लास में हम उसके आगे की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम और भी कुछ आपको होमवर्क के रूप में दिए थे, जैसे कि हमने आपको बोले थे कि आज की क्लास में जितना पिछले क्लास में हमने जितना भी चीज़ें पढ़ाए थे उसके बारे में बोले थे कि अगले दिन हम मानचित्र के साथ जो है सो आपको इसमें पूछेंगे कि कौन सी स्थान कहाँ पर है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी के बारे में भी हमने बताए थे। तो उसके बारे में भी आज से पहले हम 2-4 मिनट आपसे पहले डिस्कशन करके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद आज की टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। तो उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये भारतीय इतिहास का टॉपिक है। आप लोग जानते भी है ये जो है सो हड़प्पा सभ्यता जो है सो प्राचीन भारत का एक जो है सो चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किए थे, पाषाण काल को स्टार्ट किए थे। पाषाण काल के बाद दूसरा आ रहा था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसी के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में समझा दिए थे और बता दिए थे। इसी में सबसे उत्तर में बताए थे कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो मांडा पड़ता है। उसके बाद सबसे दक्षिण में पूछे थे हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम भाग कौन है, तो आपको बताए थे कि ये कौन सा है, तो दैमाबाद, जो कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। आपको ये भी हमने सिखा दिए थे। उसके बाद सबसे पूर्वी हिस्सा कौन पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्व की जो हिस्सा है वो कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। ये भी हमने आपको बताए थे, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और इसी हड़प्पा सभ्यता का पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पश्चिम में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो इसी के बारे में बताए थे सुत्का गेंडो, जो कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान के किस प्रांत में, तो बलूचिस्तान वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उसके बाद हमने आपको ये भी बता दिए थे कि इस हड़प्पा सभ्यता की जो आकार जो बना था वो एक त्रिभुज के आकार का बना था। देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, ऐसे करके मिल गया। तो ये जो आकार जो दिख रहा है ना, ये एक त्रिभुजाकार आकार दिख रहा है। इसको सीधा ऐसे हल्का सा टेपर करके मिला दीजिएगा और इसको ऐसे मिला दीजिएगा। तो ये आकृति जो बन रहा है ना, ये कैसा बन रहा है, त्रिभुज के आकार का बन रहा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो आप क्या बताएंगे, ये त्रिभुजाकार था, ठीक है। क्योंकि आपने फिगर के माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं ना, तो यकीन कीजिए बाकी बच्चों से आपका जो स्कोर रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो मानचित्र के द्वारा पढ़ाई किया जाता है ना, वो लंबे समय तक आपके दिमाग में इसका एक छवि बना हुआ रहता है और उस आधार से जो है सो आप इसको याद भी कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इतनी तक जो है सो हमने पिछली क्लास में बता चुके थे और इसी में थोड़ा सा रिवीजन भी हम आपको करवाते चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम आपसे पूछेंगे, तो देखिएगा नीचे, जैसा कि हमने इस प्रकार से भी आपको बता दिए थे, अलग अलग करके एक जो है सो कॉलम बना करके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में बताए थे। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैच खट जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला क्षेत्र क्या था, तो जम्मू कश्मीर था। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह पड़ रहा था, तो मांडा पड़ रहा था, जो सबसे उत्तर में पड़ रहा था। यूपी में कौन था, तो आलमगीरपुर था। ये सब पिछले क्लास में हम बताए हुए। आज की क्लास यहाँ से हमारा आगे की ओर चलेगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए 2 मिनट के लिए इसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन होता है। रिवीजन इज डिवीजन, जिसका अच्छा रिवीजन होता है उसका उतना ही अच्छा डिवीजन हो पाता है, समझ गए। दूसरा देखिए क्या है, पंजाब। पंजाब में कौन सा क्षेत्र पड़ता था हड़प्पा सभ्यता का, तो रोपर। तो यहाँ पे रोपर पड़ता था। उसके बाद हरियाणा में 2 क्षेत्र हमने बताए थे। हरियाणा हरा भरा है, हरा भरा से ध्यान में रखना, ये वन वाले, मतलब हरा भरा है तो हरा भरा कैसे रहेगा, जब वहाँ पे वन रहेगा, तो वनों से ध्यान में रखना, ये वन वाले। और दूसरा क्या ध्यान में रखना है, तो राखी गढ़ी, ये राखी गढ़ी है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के बारे में बताए थे कि यहीं पर जो है सो काली जी की पूजा देखने को मिलता है, और भी जगह देखने को मिलता है, लेकिन काली जी का पूजा राजस्थान, यानी कि हर राज्य में हर जो है सो स्थान पे काली जी की पूजा होता है। इसलिए राजस्थान में कौन सी पूजा होती है, तो कालीबंगा, मतलब काली जी को ध्यान में रखना है। काली जी को ध्यान में रखते हुए कालीबंगा आप लगाइएगा। गुजरात में 4 क्षेत्र था, हमने बताए थे आपको। गुजरात में ही लोथल था, धौलावीरा था, रोजदी था और देसलपुर था। ये चारों के चारों क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। उसके बाद पाकिस्तान की जो पंजाब है उसमें कौन से क्षेत्र पड़ता है, तो यही आपका हड़प्पा, जिसके बारे में हम आज पर जो है सो
पढ़ रहे हैं वही हड़प्पा जो अभी के समय में पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्रों में प्रॉपर ये हड़प्पा पड़ता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का नाम पहले हड़प्पा सभ्यता नहीं था, क्योंकि यह जो है सो नदियों के नाम के आधार पर रखा गया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नहीं पहले हड़प्पा ही था, उसके बाद जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए आगे सिंध प्रांत में जो इसी में हमने आपको बताए थे आम का कुच्चा, ट्रिक हम बताए थे ना, आम का कुच्चा। आम से ध्यान में रखना है, आ से आमरी, अब मौ से मोहनजोदड़ो, क से कोट दीजी और च से चांद हुदरो। तो इस प्रकार से जो है सो बलूचिस्तान वाला सिंध प्रांत वाला जो क्षेत्र है उसमें 4 क्षेत्र पड़ता था, आमरी, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चांद हुदरो। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान में रखेंगे, ये आम का कुच्चा है, आम के कुच्चे से चारों क्षेत्र याद हो जाएगा। बलूचिस्तान वाला देख लीजिए, बलूचिस्तान में कौन कौन था, तो यहाँ पे बालाकोट था, थार्रो था, सुतका को और सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर को लास्ट में लिखना है, क्योंकि यही सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान के, या फिर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम वाला भाग जो है वो कौन सा पड़ता है, तो सुतका गेंडोर। हमने डायरेक्शन के बारे में भी बता दिए थे कि इस प्रकार से अगर डायरेक्शन है हमारा तो ऊपर में नॉर्थ पड़ता है, नीचे साउथ, दाएँ ईस्ट और बाएँ वेस्ट। तो ये जो है सो सुतका गेंडोर ये इसी पाकिस्तान वाले बेल्ट में जो पश्चिम साइड में पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि पश्चिम में कौन सा था, तो सुतका गेंडोर था। चौहद्दी भी आपने हड़प्पा सभ्यता का जान लिए, चौहद्दी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन कुछ पूछेंगे आपसे। इस नक्शा के माध्यम से हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें जो है सो 2-4 क्वेश्चन बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आपका जो है सो पढ़ाई और रिवीजन जो है सो बहुत अच्छे तगड़ा ढंग से हो चुका है, ताकि आज की क्लास में जो भी सिखाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज के ही क्लास में हमको बताएंगे कि हड़प्पा में कौन कौन सी वस्तुएँ देखने को मिला है, कौन कौन सी वस्तुएँ मिला है, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी वस्तुएँ मिला है, लोथल से क्या सामग्री प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से कौन सी सामग्री प्राप्त हुआ, रोपड़ से कौन सी सामग्री प्राप्त हुआ है। तो इन सारे की चीज़ों में जो है सो आज के ही क्लास में देखने वाले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाला है। तो पहले यहाँ से हम आपको पहले रिवीजन थोड़ा सा करवा देते। देखिए यही है जम्मू कश्मीर, इसी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एक क्षेत्र हमने आपको बताए थे जो कौन सा था, तो मांडा था। तो मांडा के बारे में हमको बताया था कि ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और सबसे जो है सो उत्तर में पड़ता है। दूसरा हमने आपको महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणतम वाले भाग में बताए थे, यहीं पे कौन सा क्षेत्र बताए थे, तो यहाँ पे दैमाबाद था। आप मेरे साथ साथ आप भी बताइएगा, क्योंकि नंबर दे रहे हैं, नंबर देने के बाद आपसे पूछेंगे 1 नंबर में कौन सी जगह है, 2 नंबर में कौन सी जगह है, तो इस प्रकार से हम आपसे अभी पूछेंगे। उसके बाद देखिए 3 नंबर में जो यहाँ पर जो है, यहीं पर हमने आपको बताए थे कि यही आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद इधर से हमने आपको एक क्षेत्र बताए थे, जो कौन सा क्षेत्र है, तो यहीं पर आपका कह सकते हैं ये सुतका गेंडोर है। कौन सा है, तो सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान के प्रांत में पड़ता है अभी के समय में। तो 4 क्षेत्र तो आपने ये चौहद्दी के आधार से देख लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पंजाब के क्षेत्रों में, अपने जो भारत के पंजाब वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रोपड़ पड़ता है, और जो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला जाता है यहीं पे आपका हड़प्पा पड़ता है। तो 5 नंबर में रोपड़ और 6 नंबर में कौन सा हो जाएगा, तो हड़प्पा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहीं पे हमने आपको क्या बताए थे, इतना सा क्षेत्र में बताए थे, ये सिंध प्रांत कहलाता है, और इसी सिंध प्रांत में आम का कुच्चा का ट्रिक लगाए थे, और इसमें 4 क्षेत्र आता है। आम से ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आमरी हो जाएगा जो 7 नंबर में हो जाएगा। इधर से ध्यान रखना यही आपका जो है सो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यहीं पे आपको ध्यान रखना ये आपका क्या हो जाएगा, तो आम का कुच्चा। क से ध्यान में रखना ये कोट दीजी हो जाएगा। च से यहाँ पर ध्यान में रखना ये 10 नंबर में क्या हो जाएगा, तो चांद हुदरो हो जाएगा। तो आपने देखिए अभी के समय आपसे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा हड़प्पा किस देश में है, भारत में है कि पाकिस्तान में है। तो आप क्या देख रहे हैं, 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में ही तो हड़प्पा है ना, क्योंकि हड़प्पा जो है वो पंजाब में तो पड़ता है, लेकिन वो पंजाब का आधा हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया है, वो पाकिस्तान वाले खंडों में जो है सो हड़प्पा वर्तमान समय में पड़ता है। तो इस समय जो है सो हड़प्पा कब पूछा जाएगा कहाँ है, तो क्या बताएंगे, ये पाकिस्तान में पड़ता है। एक और क्वेश्चन आपसे नदी के आधार पर भी पूछा जा सकता है, तो नदी के बारे में भी हम आपको जो है सो बताने वाले हैं, क्योंकि यही से आप देखते थे कि यही क्या है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग सिंधु नदी कहते हैं, और यही सिंधु नदी कहाँ जाके गिर जाती है, तो अरब सागर में जा कर के गिर जाती है। लेकिन इससे पहले यहाँ से जब निकलती है ना, तो ये मानसरोवर झील से और कैलाश पर्वत से निकलती है, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ से निकलने के बाद इसमें और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। झेलम है, ये चिनाब है, फिर झेलम है, रावी है, ब्यास है, फिर सतलज है। तो ये सभी के सभी इसकी
सहायक नदी है, इसके बारे में हम अभी जस्ट समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरा टास्क अभी आपके लिए है उसको पहले कंप्लीट कीजिए आप, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर को समझिए इसको, हाँ समझिए। तो यहाँ तक 10 को क्षेत्र हमने बता दिए। उसके बाद देखिए यहीं पे आपका क्या है, गुजरात वाला क्षेत्र है। तो गुजरात में भी हमने आपको 4 क्षेत्र बताया, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट था। एक कौन था तो लोथल था, और दूसरा कौन था तो धौलावीरा था। तो 2 क्षेत्र कम से कम आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये आपका लोथल 11 नंबर हो जाएगा, धौलावीरा 12 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कुल मिलाकर के 20-25 प्रमुख जो स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, उसको याद कर सकते हैं। चलिए हम आपसे अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। फटाफट कमेंट में कर करके बताइएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 नंबर में कौन सी जगह है, जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्दी से। 1 नंबर में बताइए कौन सी जगह है, चलिए बताइए जल्दी कोई। सुनिए, इसका आंसर हो जाएगा मांडा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मांडा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र पड़ता है वही है मांडा। दूसरे नंबर पे बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा क्या तो दैमाबाद। दैमाबाद बताए थे महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पड़ता है, तो ये दैमाबाद हो जाएगा। 3 नंबर में बताइए ये जल्दी से कौन सा क्षेत्र पड़ता है इसका। तो ये 3 वाला जो क्षेत्र है 3 नंबर, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो इसी का हमने बारे में बताया था, ये आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 4 नंबर बताइए जल्दी से, कोई बताइए जल्दी, 4 नंबर कौन सा क्षेत्र है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये सुतका गेंडोर है। कौन सा क्षेत्र है? सुतका गेंडोर है। 4 के बाद 5 नंबर बताइए कहाँ गया? ये है 5 नंबर आपका, 5 नंबर में बताइए। तो ये 5 नंबर में कौन सा है? ये अपना भारत का जो पंजाब वाला क्षेत्र है उस जगह पे पड़ता है। तो यहीं पर कौन सा क्षेत्र है? तो ये रोपर पड़ता है। रोपर ध्यान में रखेंगे, भारत की जो पंजाब है उसमें कौन सी क्षेत्र पड़ता है? तो ये रोपर है। जो पाकिस्तान के जो पंजाब है उस क्षेत्र में 6 नंबर पे कौन सी जगह है? तो बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं। मुख्य नाम इसका जो है सो यही है, टाइटल में भी यही है, आपको ध्यान में भी होगा। जल्दी बोलिए। चलिए, इसका नाम हम क्या जानते हैं? तो हड़प्पा बोलते हैं, इसी को हड़प्पा कहते हैं। 7 नंबर में बताइए इसको जल्दी से, क्या नाम है? इसी में हमने आपको ट्रिक बताए थे, आम का कुच्चा। तो आ से ध्यान में रखना है आमरे, और क से म से याद रखना है तो मोहनजोदड़ो, क से याद रखना है कोट दीजी, और च से ध्यान में रखना चानहोदरो। तो ये 4 क्षेत्र जो है सो सिंध प्रांत में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद 10 तक हो गया। 11 नंबर में बताइए कौन सा है? तो यही आपका कौन सा हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? तो धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, 12 क्षेत्र बता दिए ना। और भी क्षेत्र की इसमें कई सारा क्षेत्र है, तो उसको भी जो है सो आप इसको पढ़ते रहिए। कितना सारा क्वेश्चन पूछे हम आपसे ना। तो चलिए आज की क्लास भी तो बताना है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ जो है सो हम एक बार फिर से आपको ये PDF दिखाने की प्रयास करते हैं। यहाँ से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहीं पर देख लीजिए है ना, यही है सिंध प्रांत है, इसी में आपको आमरी है, मोहनजोदड़ो है, कोटदीजी है, चानहोदरो है। यहाँ पर देखिए सुतका गेंडोर आपसे पूछे थे, यही मांडा पूछे थे, यही आलमगीर पूछे, यही दैमाबाद, यही लोथल, और यही जो है सो धौलावीरा आपसे पूछे थे। रोपर देखिए, ये जो भारत का पाकिस्तान वाला भारत के जो पंजाब का क्षेत्र है वहीं पे रोपर है, और पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहाँ पे जो कौन सा क्षेत्र है? तो हड़प्पा है। तो कुछ मुख्य क्षेत्र हमने आपसे अभी जस्ट पूछे थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट सही भी किए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास हमारे यहाँ से प्रारंभ हो रही है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादातर बना हुआ रहता है। देखिए हमारी जो इतिहास पढ़ाने का तरीका और ये जो पढ़ाने का जो सिलेबस लेकर के हम आए हैं ना, ये आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। ये आप ये मत समझिएगा कि ये जो है सो शायद लो लेवल का क्लास का, या फिर जो है सो वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, या फिर कमिश्नर लेवल पे जो है सो नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हर एक चीज़ को तैयार रखिए, पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए। उसके बाद इसमें देखिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि हमारा क्लास जो है सो बहुत ही हाई लेवल तक चलता है, 0 लेवल से हीरो लेवल तक डिजाइन करके लेकर के आते हैं। इसलिए हम ऐसा पूरा विश्वास के साथ करते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, और आपको जो है सो समझ में भी आता होगा, मुझे ऐसा फील होता है अंदर से, क्योंकि हम अच्छे से समझाने की कोशिश से करते हैं। और यदि आप लोगों को हमारी पढ़ाई पसंद आता है, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ एक लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें ये काम करने के लिए मोटिव मिलता है, मोटिवेशनल मिलता है, कि ताकि हम और भी आपके लिए नए नए वीडियो को बनाते रहें, लेके आते रहें। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं,
पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो है सो वीडियो आपको जो है सो पर डे मिलता है, हर एक विषयों पर मिलता है आपको। हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, सिविक्स पे, पॉलिटी पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सब कुछ जो है सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यकीन नहीं हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी आकर के चेक कीजिए, आपको हर एक प्रकार का वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है सो आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास को देख करके आनंद ले सके। और आनंद मतलब ये मत समझना कि एंटरटेनमेंट के लिए है, बट आनंद लेने का मतलब ये हुआ कि अच्छे से यहाँ से पढ़ाई कर सके और उनको मतलब अच्छा फील हो सके कि हाँ वाकई में पढ़ाई हो तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं, बहुत बात बना ली है। अब देखिए हड़प्पा, सबसे पहला स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा है, क्योंकि हमने 5 जो है सो प्रमुख जो है सो क्षेत्र बताए थे याद करने के लिए, हड़प्पा सभ्यता का 5 क्षेत्र, जिसमें हम एक ट्रिक भी आपको बताए थे। क्या बताए थे? हम चालाक चालाक नहीं, चालाक होता है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम चालाक से आपको बताए थे ध्यान में रखने के लिए कि जैसे ह से हड़प्पा ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। म से मोहनजोदड़ो ध्यान में रखना है, और च से चान्होदरो, और ल से लोथल, और क से कालीबंगा। इस प्रकार से 5 क्षेत्र जो है सो प्रमुख क्षेत्र है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ सकते हैं। जो छोटे एग्जाम होगा, वनडे एग्जाम होगा, उसमें इतना से काम चल जाएगा, लेकिन हम जो बताएंगे वो जीरो से हीरो लेवल तक चलने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हड़प्पा, ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, ये हो जाएगा लोथल, और ये हो जाएगा कालीबंगा। तो इस प्रकार से हमने ट्रिक बताए थे। अब समझिए यहाँ से हड़प्पा का जब उत्खनन किया गया था, क्योंकि हड़प्पा का जो उत्खनन है वो शुरू कब हुआ था? तो 1826 ईस्वी में ही हुआ था, लेकिन 1826 ईस्वी में इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया था, इसीलिए कुछ समय तक बातों को दबा दिया गया था। क्योंकि हमने बताया था ना कि पटरियों को जब बिछाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उस वक्त जो है सो उस क्षेत्रों में, हड़प्पा वाले क्षेत्रों में जो है सो पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे से कुछ खुदाई करने के बाद ईंटें निकल रहा था, और भी जो है सो औजारें निकल रहा था। तो मजदूर लोग जो है सो उसी को निकालने पे ध्यान देते थे, सही से काम नहीं करते थे। इसलिए अंग्रेज लोगों ने वहाँ के मजदूरों को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, और वहाँ का उत्खनन जो है सो काम बंद कर दिया गया था। लेकिन यही जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब इसका फिर से पुनः खुदाई किया, 21 होगा, पुनः इसका उत्खनन किया गया था, और तब से लेकर के हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी एक प्रकार का विकसित सभ्यता है। उसके बाद 1922 ईस्वी में देखते हैं मोहनजोदड़ो का भी जो है सो खोजा जाता है मोहनजोदड़ो के बारे में। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे, सब कुछ लेकर के आए हुए। देखिए यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से कौन सी वस्तु निकला है, तो पहले ध्यान रखना यहाँ से क्या निकला है, तो मातृदेवी। हड़प्पा से क्या निकला, आपसे पूछा जाए मातृदेवी या हड़प्पा से निकलने वाला जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो कौन है, तो क्या ध्यान में रखना है, मातृदेवी। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या ध्यान रखना है, 6 के 2 कतार में अन्नागार। अन्नागार कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हम लोग अन्न को इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे आज के समय में सरकार क्या करती है, FCI गोदाम को बना करके रखे हुए है ना, और गरीब लोगों को जो है सो राशन के तौर पे जो है सो उनको महीने महीने मुहैया कराते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उस वक्त के समय में अन्नागार हुआ करता था, जो 6 के 2 कतार में, 2 कतार के मतलब इस प्रकार से 2 कतार लगा हुआ है, और इसमें जो है सो 6 रूम बना हुआ है दोनों तरफ से, और इसीलिए कहते हैं कि 6 के 2 कतार में जो क्या है, तो अन्नागार है। तो इसके बारे में भी ध्यान में रखना है कि हड़प्पा से कौन से सामान मिला है, तो 6 के 2 कतार में अन्नागार मिला है। दूसरा कौन मिला है, तो मातृदेवी भी मिला है। तीसरे नंबर पर ध्यान रखना ये कांसे की दर्पण, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस वक्त कांसे की खोज हो चुका है, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो इस वक्त जो है सो कांसे जो है सो देखने को मिल रहा है, इसलिए ध्यान में रखना है आपको कि कांसे की दर्पण भी मिला है। चौथे नंबर पे क्या कहेंगे, तो कांसे की इक्का गाड़ी कहने का मतलब जो बैलगाड़ी, जो आपने अभी देखे थंबनेल में भी देखे होंगे, तो वहाँ पर जो है सो क्या लगा हुआ है, बैलगाड़ी का चित्र लगा हुआ है। तो वो भी चीज़ कहाँ से मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। ध्यान में रख लीजिए, 4 चीज़ जो है सो कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा। देखिए मातृदेवी, मातृ से क्या ध्यान में रखना है, माता। हड़प्पा से क्या ध्यान में रखना है, लास्ट में क्या मिल रहा है, अप्पा से पप्पा ध्यान रखना। अप्पा से क्या ध्यान रखें, पप्पा। तो जहाँ पप्पा होंगे वहीं पर क्या होंगे, मामा, मतलब माता जी यानी मातृ। तो ये मातृ हो जाएगा, और देवी लगा दीजिए तो मातृ, जहाँ पे पप्पा मिल गया वहीं पे मातृदेवी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रिक इसको सजाइए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा है, आप समझ भी गए होंगे।
उसके बाद अन्नागार, यानी कि अगर हड़प्पा सभ्यता विशाल सभ्यता है तो वहाँ पे अन्न अनाज का इकट्ठा करके रखने का भी तो व्यवस्था जरूर ही होगा ना, क्योंकि अनाज नहीं रखेंगे तो फिर लोग खाएंगे क्या, गरीब लोगों को जो है खिलाएंगे क्या। आज के भी समय में देखते हैं कि हमारे सरकार जो है एफसीआई गोदाम बनाते हैं, उसमें अनाज का इकट्ठा करते हैं और समय समय पर गरीब लोगों को राशन के रूप में देते रहते हैं। लॉकडाउन के समय में तो यही जो है सो अन्नागार एफसीआई गोदाम जो है सो आज के समय में बहुत ही कारगर साबित हुआ था, क्योंकि गरीबों को जो है सो फ्री में अनाज दिया जा रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ गए, इक्कागरी भी समझ लिए, दर्पण भी समझ लिए। अब आ जाते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के जो भी है स्थल खंड, उसको बहुत ही अच्छा समझिए इसको। देखिए यही मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन कहेगा कि मृतकों का टीला निम्न में से किसे कहा जाता है, यही ऑप्शन आपको दे देगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चान्होदरो, लोथल, ये सभी ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन किसे मृतकों का टीला कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना यही मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। अब यहाँ से कौन कौन से सामान मिला है उसके बारे में समझिए। पहले नंबर में कहना है कांसे की नर्तकी, बृहद स्नानागार, सूती वस्त्र, पशुपति शिव, विशाल अन्नागार, मेसोपोटामिया की मोहर और उसके बाद नरकंकाल। तो ये जो है सो 7 प्रकार की वस्तुएं मिला। अब इसको ट्रिक समझिए, हम क्या ट्रिक, इसके लॉजिक सिखाने का, याद करने का जो तरीका दे रहे हैं उसको समझिए, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आप हमारे यहाँ आए हैं, हमारे इस चैनल पे आए हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपको कुछ नए यूनिक तरीके से सिखाने की प्रयास करते हैं, ताकि आप एक ही बार यहाँ से पढ़ें और दोबारा फिर पढ़ने की नौबत ही ना आए, क्योंकि सब कुछ एक ही साथ याद हो जाए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो समझिए इसको। नर्तकी से आपको ध्यान में रखना है कि ये नाचने वाला, और किस चीज़ का बना हुआ है, तो कांसे का, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय में कांस्य युगीन सभ्यता हो चुका है, कांसे की खोज हो चुका है, इसलिए नर्तकी जो नाचने वाले जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो कांसे का। और उसके बाद तो ये क्या हुआ, एक बार समझिए, एक नर्तकी थी जो क्या हुआ, कांसे के बना हुआ है, और ये गए नहाने के लिए। नर्तकी कहाँ गई, नहाने के लिए। तो नहाने के लिए गए तो कहाँ जाएगी, स्नानागार या अन्नागार, सॉरी उस वक्त शायद अन्नागार बोल दिए थे, स्नानागार है। स्नानागार मतलब जिस जगह पे हम लोग स्नान कर, जैसे तालाब कह सकते हैं या स्विमिंग पूल कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोग स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, तो ये हो गया स्नानागार। तो एक नर्तकी आई, स्नान की, स्नान करने के बाद वस्त्र पहनी, वस्त्र पहनने का मतलब सूती वस्त्र। तो जब वस्त्र पहन ली, तो वस्त्र पहनने के बाद क्या किया, तो वो पशुपति शिव का पूजा की। पूजा करने के बाद कुछ जलपान किया, मतलब अन्नागार, मतलब भोजन किया, तो अन्नागार। और मोहर, ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मोहर है, इसको रहने दीजिए। और यहाँ से एक ध्यान में रख लेना है, नरकंकार। मतलब ये लॉजिक लगाइए, नर्तकी आई, स्नान की, स्नान करने के बाद सूत्री वस्त्र पहना, सूत्री वस्त्र पहनने के बाद पशुपति शिव को पूजा किया, पूजा करने के बाद कुछ भोजन किया, और भोजन करने के बाद मर गई, मतलब नरकंकाल। तो बहुत ही अच्छा लॉजिक था ना। आप इस लॉजिक से याद रखिए, एक नर्तकी थी, वो स्नान करने के लिए आई, तो स्नानागार हो जाएगा, बृहद स्नानागार, बृहद मतलब बड़ा स्नानागार, बृहद स्नानागार। स्नान करने के बाद वस्त्र पहनी, वस्त्र पहनने का मतलब सूती वस्त्र, वस्त्र पहनने के बाद पूजा की, किसको पूजा की, तो पशुपति शिव की पूजा की। तो आप ध्यान में रखने, शिव जी हो गए। और उसके बाद पूजा करने के बाद कुछ जलपान किया, मतलब खाना खाए, तो खाना मतलब अन्नागार, अन्न का जो है सो सेवन किया, तो विशाल अन्नागार। और अन्नागार मतलब खाने के बाद वो मर गई, मर गई मतलब नरकंकाल, इसको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीच में जो एक सभ्य मोहर बच गया है, ये मेसोपोटामिया की सभ्य मोहर है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये मोहर क्या बताता है, कि ये मोहर ये बताता है कि अगर मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहर हड़प्पा सभ्यता में मिल रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों आपस में बिजनेस क्या करते थे, व्यापार का काम हुआ करता था। तभी तो उसकी मोहर यहाँ पे आके मिला है, और यहाँ का मोहर वहाँ भी मिला होगा। कुछ ना कुछ प्रमाण, कुछ ना कुछ साक्ष्य तो रह ही जाता है, क्योंकि जो चीज़ सच होता है उस सच में तो कुछ ना कुछ सबूती तो रह ही जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपने समझ ली। देखिए कितना अच्छा से हमने आपको तरीका बता दिए याद करने का। चलिए अब अगला देखिए, अगला कुछ देख लेते हैं लोथल के बारे में। लोथल के बारे में देखिए, इसी के बारे में बताना है कि लोथल जो है एक बंदरगाह यहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि गुजरात के क्षेत्र में आज के भी हम समय में कह सकते हैं कि ज़्यादा फैक्ट्रियों को स्थापना जो देखने को मिलता है, या ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ देखने को मिल जाता है, तो हम उस वक्त के समय में गुजरात कह सकते थे। हालांकि अभी के समय में तो महाराष्ट्र भी आ गया है ना, बहुत सारे पुणे का भी क्षेत्र आ गया, पुणे तो महाराष्ट्र में ही पड़ता है।
तो लोथल गुजरात में पड़ता है और इसमें जो है सो एक जगह बंदरगाह देखने को मिला है। बंदरगाह को दूसरे शब्दों में पत्तन भी कहते हैं और इसी को डॉकयार्ड भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा डॉकयार्ड निम्न में से कहाँ मिला है या किस क्षेत्रों में डॉकयार्ड देखने को मिला है, तो क्या बताएंगे, लोथल से। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। उसके बाद युगल समाधान। युगल समाधान मतलब जो मर जाते हैं उसका जो समाधान किया जाता है वो भी कहाँ से देखने को मिला है, तो लोथल से। उसके बाद अग्निकुंड। अग्निकुंड मतलब साफ शब्दों में स्पष्ट है कि यहाँ पे पूजा पाठ का भी व्यवस्था था, क्योंकि अग्निकुंड मतलब एक जैसे होता है ना हवन कुंड जिसको हम लोग कहते हैं, हवन कुंड जैसे कि हम लोग पूजा भी करते हैं ना, तो उस वक्त हवन कुंड बनाते हैं और उसमें जो है सो क्या करते हैं, आग को जला देते हैं और उसमें धूप देते रहते हैं और पंडित जी पूजा करते रहते हैं। तो यही हवन कुंड, इसी को अग्निकुंड कहते हैं। तो ये भी जो है सो लोथल से देखने को मिला है। उसके बाद चौथे नंबर में क्या बताना है, तो हाथी के दांत के स्केल। हाथी दांत के स्केल मतलब ये हुआ कि उस समय में नापतोल की व्यवस्था था, लेकिन इसका जो स्केल हुआ करता था वो किसका बना हुआ था, तो हाथी दांत के स्केल। मतलब साफ शब्दों में स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी से भी परिचित थे उस समय। ठीक। अगला 5 नंबर में ध्यान रखना, विभिन्न आकार के वाट। वाट कहने का मतलब आज के समय में जिसको हम लोग बटखारा कहते हैं वो बटखारा ये है। क्या है ये, तो ये बटखारा है। बटखारा मतलब जैसे हम क्या कहते हैं 1 kg का, 2 kg का, या फिर जो है सो 5 kg का, 10 kg का बटखारा जैसे देखते हैं ना, वही बटखारा को उस समय में वाट कहा जाता था। ठीक है। 5 नंबर में 5 नंबर तो हो गया, 6 नंबर यहाँ होगा। 6 नंबर देखिए, घोड़ा के अवशेष। मतलब घोड़ा से भी लोग परिचित थे और उसका अवशेष लोथल से ही देखने को मिला है। और 7वें नंबर पे कहना है कि चावल के भी अवशेष लोथल से मिला है। तो यह सारे चीज़ कहाँ से देखने को मिला है, तो आपको ध्यान में रखना ये लोथल से मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस प्रकार से, युगल समाधान कहाँ से मिला है, क्या बताएंगे, आपको ऑप्शन दे देगा हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो से, या लोथल से, या फिर जो है सो एक दूसरा क्षेत्र दे देगा सुतका गैंडोर से। तो आपको ध्यान में रखना ये कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से मिला है। ठीक है। चावल का अवशेष कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। विभिन्न आकार के वाट कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। और आपको इस प्रकार से ध्यान में रखना है, याद रखना है, ऐसा याद कर लेना है ताकि जो है सो आप एग्जाम तक इसको भूल ही ना पाए। एग्जाम क्या मतलब, जब तक जीवन रहे तब तक ही ना भूल पाओ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तब तक ही ना भूलो, बहुत अच्छा से इसको पढ़ना है। ठीक है। अब समझिए दूसरा आ जाता है धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा के बारे में समझिए, इसके बारे में। धौलावीरा भी कहा है तो गुजरात में ही पड़ता है। इसके बारे में समझिए, यहाँ कहता है कि 2021 में भारत के 40वें स्थान के रूप में धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्योंकि इससे पहले 39 जो है सो क्षेत्र ऐसे थे जो विश्व विरासत के क्षेत्र में जाने जाते थे, लेकिन धौलावीरा को भी 40वें स्थान पर जो है सो मान्यता दे दिया गया। किस रूप में, तो विश्व विरासत के रूप में। ये भी हमारा धौलावीरा भी क्या है, तो विश्व विरासत के रूप में जाना जाता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2021 में भारत के कौन से स्थान पर धौलावीरा को विश्व विरासत के सूची में रखा गया है। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे, 40वें स्थान पर जो है धौलावीरा को विश्व विरासत के सूची में रखा गया है। ठीक है। दूसरा देखिए, ये कहता है साइन बोर्ड। साइन बोर्ड किसका बना हुआ था, तो उस वक्त का जो साइन बोर्ड था वो पत्थरों का बना हुआ था। मतलब ध्यान में रखें, धौलावीरा से साइन बोर्ड भी मिला है। उसके बाद दुर्ग का त्रिस्तरीय विभाजन। दुर्ग मतलब जो ऊंची ऊंची हड़प्पा सभ्यता में जो ऊंचा क्षेत्र था, जैसे एक ये सामान्य सा क्षेत्र है और इसी क्षेत्र के ऊपर में कहीं ऊंचा क्षेत्र पड़ जाए तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। ऊंचे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्ग था वो कैसा था, त्रिस्तरीय था। मतलब 3 स्तरों में ये विभाजित था, इसलिए इसको हम त्रिस्तरीय कहते हैं। तो धौलावीरा से दुर्ग भी मिला है जो कैसा था, तो त्रिस्तरीय था। ध्यान में रख जाएगा आप लोगों को। चलिए, इसके बारे में भी हमने कंप्लीट कर दिए। अब अगले स्लाइड पे आ जाते हैं, इसके बारे में समझिए। यहाँ से समझिए उसी धौलावीरा के बारे में और भी बताया गया। जैसे भवन निर्माण में पके हुए ईंट के साथ साथ पत्थर का उपयोग किया गया था। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन सी जगह पे पके हुए ईंट के साथ साथ पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, यही धौलावीरा में। ठीक है। उसके बाद जल प्रबंधन या स्टेडियम जैसी चीज़ जो है सो धौलावीरा में ही देखने को मिल रहा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेडियम किस स्थानों से मिला है, तो क्या बोलेंगे, धौलावीरा से। जल प्रबंधन कहाँ से देखने को मिला है, तो धौलावीरा से। दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में बताए थे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कालीबंगा किस राज्य में है, अभी के समय में किस राज्य में पड़ता है, जल्दी से बताइए कोई।
तो देखिए यही जो कालीबंगा है ना, ये आपका कौन से क्षेत्र में पड़ जाता है, तो राजस्थान में। हमने बताया था ना काली जी का पूजा राजे राज होता है, घरे घर होता है, इसलिए ध्यान में रखना है राजस्थान। ठीक है, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिला है उसके बारे में समझिए। यहाँ से अग्निकुंड, अग्निकुंड उधर हमने देखे थे लोथल से भी मिला था, और अग्निकुंड जो है सो कालीबंगा से भी मिल रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये बहुत VVI क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान में रखिएगा। जुते हुए खेत का प्रमाण या जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिला है, तो आप क्या बताएंगे, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है, तो आप इसके बारे में बताएंगे राजस्थान में है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। जुते हुए खेतों का जो है सो प्रमाण या साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। चानहुदरों के बारे में देखिए, चानहुदरों के बारे में कहेंगे कि इन्हीं से जो है सो क्या मिला है, तो गुड़िया बनाने की कारखाना मिला है। गुड़िया बनाने की कारखाना कहाँ से मिला है, तो चानहुदरों से मिला है। कुत्ते और बिल्ली के पग चिन्ह, पग चिन्ह मतलब उसके पाँव का जो चिन्ह है वो कहाँ से मिला है, तो ये भी चानहुदरों से ही मिला है। आम का कुच्चा जो हमने बताए थे, यानी सिंध प्रांत में, अभी जो पाकिस्तान के क्षेत्रों में पड़ता है वहीं पर चानहुदरों है, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। गुड़िया बनाने की कारखाना भी कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका चानहुदरो। उसके बाद कुत्ते और बिल्ली के पग चिन्ह कहाँ से मिला है, तो चानहुदरो से ही मिला है। ठीक है, अब अगला देखिए बनावली के बारे में पढ़ लेते हैं। बनावली के बारे में तो आपको बताए भी थे कि हरा भरा वन से भरा हुआ है, जिससे आपको ध्यान में रखना है ये कहाँ है, तो ये हरियाणा में पड़ जाएगा। तो यहाँ से कौन कौन सी सामान मिला उसके बारे में समझिए। कहता है कि हल्के आकार का खिलौना, यानी कि खिलौना जो हुआ करता था वो हल्के आकार का, जो थंबनेल में देख करके आपने देखे थे ना, वो बैल वाला जो बनाए हुए थे, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा हल्के आकार का खिलौना भी मिला है। उसके बाद सरसों का ढेर, सरसों मतलब जिससे हम आज सरसों का तेल जिसको तल के, मतलब उस तेल में किसी भी चीज़ को तल के उसके बाद खाते हैं, तो वही सरसों होता है। तो सरसों का भी ढेर कहाँ से देखने को मिला है, तो बनावली से ही देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला क्षेत्र कौन सा 8 नंबर में सुरकोटदा है। सुरकोटदा, यहाँ से क्या क्या मिला है, तो घोड़ा के अवशेष मिला है। घोड़ा के अवशेष लोथल से भी मिला है, ध्यान में रखना है, और सुरकोटदा से भी मिला है। अगला है क्षेत्र रंगपुर। रंगपुर कहाँ पड़ता है, तो हमने इसी के बारे में बताए थे कि ये अपना पंजाब में पड़ता है। भारत के जो पंजाब है वहीं पर रंगपुर है। यहाँ से क्या मिला है, तो धान की भूसी मिला है, ध्यान में रखिए इसको, धान की भूसी मिला है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान में रखना है। बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं, आपको पढ़ के भी फील हो रहा होगा कि वाह क्वेश्चन होना चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, इसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की पहली नगरीय सभ्यता निम्नलिखित में से कौन है, और दे देगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद बी में दे देगा आपको ये कौन सी महाजनपद है, उसके बाद और भी 2 को दे देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि पहली नगरीय सभ्यता जो था वो हड़प्पा था, और दूसरा जो था वो महाजनपद होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोनों को। अगला क्वेश्चन है कि भारत सभ्यता की नगर कैसा था, तो नियोजित था। नियोजित कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका भी घर बनेगा या फिर नालियाँ निकलेगा या फिर जल प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं होगी वो सब एक सुनियोजित तरीके से बनाया गया हुआ था। मतलब अगर कह सकते हैं कि घर बना हुआ था इस प्रकार से, तो मेन रोड के विपरीत साइड में, जैसे ये मेन रोड है, ये क्या है, मेन रोड है, तो इसका जो घर बना हुआ था वो इस प्रकार से मेन सड़क से विपरीत साइड में दूसरे साइड से बना हुआ था, और इसके जो गली था, गली से होकर के उसके बाद मेन रोड पर जो है सो रास्ता निकलता था। तो इस बात को ध्यान में रखना। और सुनियोजित मतलब अगर सबका मान लेते हैं एक महल का मकान है तो वहाँ पे सबका एक ही महल का हुआ करता था। बट आज के समय में क्या है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो 10 महल तक ठोक लेता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो 1 महल 2 महल, या जिसके पास और भी नहीं है वो बेचारे जो है सो झोपड़ी में ही रह जाते हैं। तो इस पर अभी के समय में अनियोजित जो है सो शहर हैं, नगर हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो नगर था वो नियोजित था। वहाँ के जो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था था वो 90 डिग्री पर नालियाँ भी बना हुआ करता था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको समझाएंगे, और भी आगे और भी जो है सो चीज़ें हैं हमारे पास, समझिए इसको आगे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता था, तो कांस्य युगीन। कांस्य युगीन मतलब हमने बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता आते आते जो है सो कांसे का खोज हो चुका था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, अगला देखिए हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी। चौहद्दी के बारे में समझ लीजिए, इसी के बारे में हम लोग को बार बार पहले भी क्लास में बता दिए थे, इस क्लास में भी बता रहे हैं। पूर्व में क्या पड़ता है, तो आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पश्चिम में कौन था, तो सुत्का-गेंडुर था जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। उत्तर में कौन था, तो मांडा था जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण में कौन था, तो दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसके बारे में हमने पहले भी बता दिए थे। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग कितना क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा,
हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार आकार था। तो इस प्रकार से जो है सो इतनी सारी बातें हमने बता दी। हालांकि हमारे पास तो और भी कॉन्सेप्ट है, और भी सारे बताने वाले हैं। देखिए ये भी जो है सो अभी तक हमने आपको ये भी नहीं बताए हैं, इसके बारे में भी बताएंगे, इसके बारे में भी समझाएंगे, और भी है। लेकिन ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है। देखिए आपको नदी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो नदी वाला यहाँ पर देख लीजिए। मांडा जो है सो किस नदी का, चिनाब नदी, हड़प्पा, रावी नदी, रोपड़ जो है सतलज नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भगवा नदी, इस सब के ट्रिक के माध्यम से हमको समझाने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी जा रही है, इसलिए इन सारी चीज़ों को इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। ये हमारा अगले पार्ट में आएगा, अगला पार्ट का भी आप वेट कीजिएगा, उसमें जो है सो आपको इस चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा। और उसी में जैसे हम आपको सिंधु की 5 सहायक नदियाँ जो है, ये तो मेन सिंधु नदी हो गया, उसके बाद चिनाब नदी हो गया, झेलम हो गया, और उसके बाद जो है सो सतलज हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, रावी, मतलब सारे चीज़ों के बारे में जो है सो हम आपको इसमें बताने वाले। और उसके बाद इसी के नक्शा के द्वारा ही हम आपको बताएंगे मंडा कहाँ पड़ता है, उसके बाद इसी में बता देंगे मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, हड़प्पा कहाँ पड़ता है। तो सब जो है सो मानचित्र के द्वारा आप पढ़िएगा, समझिएगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी वीडियो में जो है सो इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट अगर सकारात्मक होता है तो हमें ये काम करने के लिए मोटिवेट करता है। हम बार बार जो है सो इस प्रकार का वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आप इसका PDF चाहते हैं ना, अगर इस क्लास का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के स्टडी 98 सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे भी जो है सो आ जाएगा हमारे चैनल। ठीक है, लोगों की बात है तो जैसा लोगो हम यूट्यूब पे लगाए हुए हैं उसी प्रकार से जो है सो वहाँ पे भी मिलेगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर के इसका PDF जो है सो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। हम आपसे ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, आशा रहेगा हमारे आपसे कि आप ज़रूर आएंगे हमारी क्लास को दोबारा देखने के लिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।